So when we see relative velocity, then we take final velocity minus initial velocity. Okay, suppose first body A is moving, this is velocity of A. Second body is moving, velocity of B. These two are vector, correct? इनका रिजल्टेंट अगर निकालना है तो वो अलग है, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. बट व्हेन यू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, ये हमें फाइंड करना है. तो हम क्या करते हैं, देखो इसे लिखते हैं वेलोसिटी ए बी, लेकिन हम फाइनल पहले लिखते हैं माइनस इनिशियल लेते हैं, है ना, वेक्टर्स के फॉर्म में वी वी माइनस वी. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी रिजल्टेंट नहीं है, रिजल्टेंट में प्लस आता है दोनों का, ठीक है, या पैरेललोग्राम लॉ से आता है. बट हियर वी वी माइनस वी है. लेकिन ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा. ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करने की ये एक मेथड है. जैसे कि एग्जांपल, ये वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है और ये वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और इसके बीच में एंगल 30 डिग्री है. तो हम कैसे कर सकते हैं, देन रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस 30. ये आएगा 25 प्लस 9 माइनस 30 और ये कॉस 30 कितना होता है 0.85. ओके, सो नियरली 25 एंगल, सो दैट इज 3. तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएंगी 3. रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ, दिस इज नॉट रिजल्टेंट. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट. ये तो वेलोसिटी का हो गया, ठीक है, relative velocity of two bodies. Now relative velocity in swimming. अब स्विमर और बोट, कभी कभी बोट भी हो सकती है, कभी कभी स्विमर भी हो सकता है. तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, देखो ये रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में करंट, इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड है, उसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर. बोट यहाँ से यहाँ जाना चाहती है, लेकिन ऐसे सीधे निकलेंगे तो ये थोड़े आगे चले जाएगी क्योंकि पानी का प्रेशर उसको बहा के आगे ले जाएगा. तो उसे अगर यहाँ पे पहुंचना है तो उसे डायरेक्ट इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे वो पानी के प्रेशर की वजह से, क्योंकि पानी का फोर्स इसके ऊपर है. समझ गए? तो ये फाइनल ये डेस्टिनेशन है इसका, बट ये इसकी डायरेक्शन है. तो इधर निकलेंगे तो धीरे धीरे वो इधर ही पहुंच जाएंगे पानी के बहाव से वजह से. ठीक है, सो देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर हमने दिखा दी, वेलोसिटी ऑफ रिवर यहाँ पे भी दिखा सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ बोट, ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ पर्सन भी लिख सकते हैं इसको. और ये जो वेलोसिटी है ये रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, तो ये होंगी वेलोसिटी ऑफ बोट एंड पर्सन, ठीक है, या बोट एंड मैन. तो रिलेटिव वेलोसिटी, सो वी बी एम, ये है रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो आपको तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल लॉ पता है ना, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि इसमें अगर हमको ये फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो कैसे आएगा, इसमें सबसे बड़ी साइडें हैं वो निकाल दो, मतलब वी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएंगी, वी जो रिलेटिव वेलोसिटी है माइनस वी आर स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरह से हम ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं. उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन,
ये कैसे? अगर पानी इस डायरेक्शन में गिरता है और पर्सन की स्पीड या मैन की स्पीड इस डायरेक्शन में, तो हम दिखाते इसको ऐसा है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो वी आर, ठीक है। उसके बाद ये मैन की वेलोसिटी माइनस वी एम, मतलब वी एम आगे है लेकिन हमने डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो माइनस वी एम लिख सकते हैं इसको। तो ये उनका रिलेटिव वेलोसिटी है विथ एंगल थीटा। तो कितनी आएंगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ठीक है। तो एंगल कैसे निकलते हैं अभी इसमें? tan थीटा इक्वल टू, देखो tan थीटा के आगे ये साइड है, ये साइड वी एम को पैरेलल है, तो इसलिए हम इसको अपोजिट साइड वी एम बाय एडजेसेंट साइड वी आर लिखें, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन भी हम निकाल सकते हैं, राइट। सो ऑल दीज आर रिलेटिव वेलोसिटीज, इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो ट्रेन या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर स्विमिंग या फिर रेन, ये चारों में से एक ही कोई रिलेटिव वेलोसिटी पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके कंटिन्यूएशन में वेक्टर्स जरूरी है, वेक्टर्स का भी पार्ट देख लेते हैं। तो एज यू नो, अब रिजल्टेंट देखो, ये रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, वैसे रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ये इसका रिजल्टेंट, ओके। और इसका जो, देखो अभी डायग्राम थोड़ा सा रिफाइन करेंगे इसको, समझिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसको कंप्लीट पैरेललोग्राम कर देते हैं और ये इसका रिजल्टेंट आता है, ये वेक्टर रिजल्टेंट है। लेकिन रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है, दो वेक्टर्स का एंगल थीटा है जो कि बड़ा एंगल है, अल्फा रिजल्टेंट का एंगल, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऐसा कंस्ट्रक्शन है। बट राइट नाउ वी नीड फॉर्मूला फॉर हियर, तो याद रखो tan अल्फा इक्वल टू, क्या करना है देखो, एक ट्रिक मैं आपको बताता, अल्फा जो भी लेना है आपको वो छोड़ के अदर साइड देख लो, अल्फा के साथ में बी है, वो छोड़ के अदर साइड कौन सी? ए, तो अदर साइन लेना, मतलब ए साइन थीटा और नीचे ए कॉस थीटा, और जो बची हुई साइड है वो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो ये tan अल्फा, इससे डायरेक्शन आ जाएंगे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। तो कैसे निकालते डायरेक्शन? ओ एस, इसमें ट्रिक याद रखो, ओ एस अदर साइड, अदर साइड मतलब ये बीटा नहीं लेंगे, अभी ए लेंगे, और यस मतलब साइन ले लेंगे, ए साइन थीटा, नीचे ए कॉस थीटा, और बचा हुआ वेक्टर इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे भी डायग्राम आएंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा अदर साइड। उसके बाद ट्रायंगल लॉ, तो आपको ये पैरेललोग्राम लॉ है, नाउ यू नो ट्रायंगल लॉ आल्सो, ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर ये दूसरा, ये दोनों ऑर्डर में है, तो इसका रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर आता है जो कि अपोजिट ऑर्डर में होता है, ठीक है। सो ए दैट इज इक्विवेलेंट टू पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ में बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्डर में होते हैं, एक खत्म दूसरा शुरू, एक खत्म दूसरा शुरू, तो इनका रिजल्टेंट आता है एक ऐसा वेक्टर जो कि पहले के स्टार्टिंग से शुरू होता है और एंड के खत्म, एंड पॉइंट पे खत्म होता है, तो ये इनका रिजल्टेंट है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी है, तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ओके। देन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर है तो उसको रिसॉल्व कर सकता है, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर निकालोगे इसका एक साइड हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर निकालोगे इसका सेकेंड साइड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये अगर वेक्टर आर है तो ये आर एक्स है और ये वेक्टर आर वाई है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। लेकिन आर एक्स के साइड में एक यूनिट वेक्टर होता है जो होता है आई, इस साइड में एक यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू आई इंटू आर एक्स प्लस जे इंटू आर वाई। इससे कुछ फर्क नहीं क्योंकि आई और जे यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, लेकिन ये आर एक्स जो होता है वो होता है आर कॉस थीटा और आर वाई जो होता है वो होता है आर साइन थीटा। वाई? बिकॉज इजीली यू कैन सी बाय दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में देखो साइन थीटा कॉस थीटा कितना है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड है इसकी, मतलब आर वाई। एडजस्ट और हाइपोटेनस कौन सा है आर, तो आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा देखो डायग्राम में, एडजेसेंट साइड ये है आर एक्स, हाइपोटेनस है आर, तो इसीलिए ये हमने यहाँ पे ऐड किया। उसी तरह से वेक्टर तीन फॉर्म में भी होता है, मतलब आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। ओके, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितनी होती है, वेक्टर आर इक्वल टू वही आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। इस तरह से हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो सपोज हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। एक वेक्टर दिया है, फाइंड यूनिट वेक्टर along 3i माइनस 2j प्लस के। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, एक वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस के, इसके डायरेक्शन में एक छोटा सा यूनिट वेक्टर कहीं पे है, ये वेक्टर, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखो कोई भी वेक्टर होता है बड़ा वेक्टर, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इंटू उसकी वैल्यू, क्योंकि ये बड़ा वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन दिखाने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि ये कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये उसका क्या है, सिर्फ ए जो लिखा है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी क्या है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से तो u इंटू ए आप कर सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर कितने आएंगे फिर, वेक्टर ए एज इट इज डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड। तो कोई भी यूनिट वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, बड़ा वेक्टर एज इट इज डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो इस क्वेश्चन में करते चलो 3i माइनस 2j प्लस डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला है ना, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, so 3i minus 2j plus k divided by 9 plus 4 13 और ये 14। ठीक है, so this is the unit vector along that direction. Next thing, see there is scalar product. अब स्केलर प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी लिखना है, तो पहले ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू फिर इन दोनों के बीच में जो थीटा है उसका कोसाइन लेना है, राइट। इस तरह से तो कोई भी दो वेक्टर्स अगर हैं उनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हमें पहले की वैल्यू इंटू दूसरे की वैल्यू इंटू कॉस थीटा करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। अब देखो कंपोनेंट एक कंसेप्ट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए मतलब ए कॉस थीटा, बस। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट मतलब क्या होता है, उसका कोसाइन कंपोनेंट, तो ए कॉस थीटा है ना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। कैसे निकालेंगे, देखो ए कॉस थीटा रहने दो, बाकी सब भेज दो, तो कैसे आएगा ए डॉट बी,
डिवाइडेड बाय क्या आएगा, बी। अगर हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, तो हम क्या करेंगे, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, देखो बी कॉस थीटा रहने दो अभी, बाकी सब भेज दो उधर। ए डॉट बी एज इट इज डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ए। ठीक है, इस तरह से कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। बट हाउ टू सॉल्व स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट आल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। देखो अभी 3i माइनस जे प्लस के डॉट 2i माइनस 2j प्लस 3, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ax इंटू bx प्लस ay इंटू by सेकेंड कंपोनेंट प्लस az इंटू bz। तो बस 3 इंटू 2 6 प्लस ये -1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3, so that should be 6 plus 2 plus 3, so 11 units। तो स्केलर प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए तो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं ना। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज द स्केलर क्वांटिटी, राइट। कभी कभी किसी क्वेश्चन में एंगल्स भी फाइंड करने आते हैं, दो वेक्टर से उनके बीच में के एंगल्स फाइंड आउट करो, ये भी क्वेश्चन होता है। टू फाइंड इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। देखो अभी किसी भी दो वेक्टर का डॉट अगर लेंगे हम, तो पहले का वैल्यू दूसरे का वैल्यू इनटू cos थीटा का, तो फिर cos थीटा कितना आएगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो उसी तरह से हम करेंगे, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी पहले करेंगे, i माइनस जे प्लस के डॉट जे माइनस जे प्लस 3 के डिवाइडेड बाय क्या, a की वैल्यू। अब a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इन दोनों का डॉट कैसे करते हैं, देखो ये डॉट की मेथड, ax इंटू बी एक्स, वन इन, अभी देखो बी एक्स है ही नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट जे है, तो इसीलिए 1 इंटू 0 प्लस दूसरा -1 इंटू 1 प्लस तीसरा 1 के साथ और यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, √3 √4, सो -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √4 मल्टीप्लाई हो जाता है, so 2 by √12। ठीक है, so this is the cos theta, but finally you have to find theta, so theta equal to cos inverse of 2 by √12। so in this way you have to find the angle between two vectors। किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद तो देखो जैसे कि अब एग्जांपल वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है। पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये दोनों का भी डॉट लेना पड़ता है, तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट हमको करने पड़ते हैं। ठीक है समझो आई डॉट आई आएगा तो क्या आएगा, आई की वैल्यू cos 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, सो 1। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है, लेकिन परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या होता है, आई डॉट जे अगर करेंगे तो आई की वैल्यू जे की वैल्यू cos 90 करना पड़ेगा अभी, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर होता है ना, दिस इज आई दिस इज जे, ये परपेंडिकुलर है। सो आई डॉट जे अगर करेंगे तो आंसर 1 इंटू 1 इंटू 0 यानी 0 आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ perpendicular vectors is 0। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो i माइनस जे प्लस 3k एंड 2i माइनस जे प्लस ck आर परपेंडिकुलर, फाइंड c। तो कैसे कर सकते हैं, जो वेक्टर परपेंडिकुलर है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए।
ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हो तो पता है, ए डॉट बी, बस इसमें से सी वैल्यू हम निकाल सकते, राइट। देन वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट, also called as vector product। देखो, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है तो उसको बीच में क्रॉस देना पड़ता है, और इनका वेक्टर प्रोडक्ट देखो, अभी ये पहला वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अगर इन दोनों का हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो इसे डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। पहले आई जे के लिखते हैं, फिर पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स यानी ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर दूसरे के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड। अब क्या करते हैं, इसको आई सेपरेट रखते हैं, आई का कॉलम छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में से इन दोनों का माइनस करते हैं। तो शुरुआत में ये कॉलम छोड़ देते हैं जब आई काउंट करते तो, बचे हुए 4 नंबर्स को ऐसे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा फिर, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। हो गया ये, पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद ये दूसरा करते हैं। ओके, उसके बाद जे को हमेशा माइनस ही लिखते हैं। अब जे का कॉलम आप छोड़ दो, जे का कॉलम मत गिनो, तो जे को हम हाईलाइट करेंगे, जे का कॉलम छोड़ देना है फिलहाल। अब बचे हुए 4 नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई, कौन से ये और ये, तो ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ये दोनों अभी बी एक्स इंटू ए जेड, के को फिर से प्लस ही आता है। अब हमें के का कॉलम छोड़ देना है, ठीक है। तो के का कॉलम हमें नेग्लेक्ट करना है थोड़ी देर के लिए, तो के का कॉलम अभी नेग्लेक्ट करो और बाकी के 4 नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस, ठीक है। तो ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट। एक एग्जांपल ही लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। देखो, अ फोर्स ऑफ 3i minus j minus k act on a body to displace it। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, एक फोर्स अप्लाई करना है, ये फोर्स अप्लाई होना है एक बॉडी के ऊपर, हाँ, और ये बॉडी डिस्प्लेस होने वाली है। फोर्स ऑफ दिस F act on a body to displace it by I minus j plus 3k। Find their क्रॉस प्रोडक्ट। चलो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एक वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ये दिया है, सेकंड वेक्टर ये दिया है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखो, ए क्रॉस बी अगर करना है आपको तो पहले ए के कंपोनेंट्स लिखने होते हैं, और अगर बी क्रॉस ए करना है तो इफ बी क्रॉस ए तो आपको करने हैं आई जे के, उसके बाद बी एक्स बी वाई बी जेड ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। तो देखो अभी हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब यहाँ पे टॉर्क निकालना है सपोज। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है, तो पहले आर लेना पड़ेगा अभी, आर। तो आर कितना है पहले, तो आर है यहाँ पर 1, देखो ये आर वाला, और ये कौन सा फोर्स, 1 -1 3, ये कितना है 3 -1 -1। चलो, तो अभी आई को सॉल्व कर कितना आएगा, मैंने अभी बताया वैसे ही, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 +1 आता है, फिर माइनस का साइन दे दो, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -3। फिर उसके बाद जे को हमेशा माइनस ही देना है। अब जे का कॉलम छोड़ दो, जे का कॉलम छोड़े तो कौन से नंबर्स बचते, ये जे का पूरा कॉलम छोड़ दो,
तो नंबर कौन से बचते, 1 और -1, यानी -1, फिर माइनस साइन देना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, k को प्लस देना है, फिर से k का कॉलम अगर छोड़ देते हैं तो क्या बचता, 1 इंटू -1, -1, और माइनस का साइन तो देना ही पड़ेगा, और उसके बाद ये 3 इंटू -1 यानी -3, तो कितना आएगा, 1 माइनस -3 यानी 1 + 3, तो 4 आए, -1 -9 -10, -1 + 3, फाइनल आंसर 4 आए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10j -1 + 3 मतलब 2k। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी अगर वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। हाँ, उसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था, ये वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे, टॉर्क टो इक्वल्स टू √4² + 10² + 2², तो ये आएंगे 16 + 100 + 4, सो 120, ठीक है, √120, सो दिस इज 4 इंटू 30, सो 2√30 भी लिख सकते हैं। ओके,